अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो चीज़ हमने पढ़नी है ना वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, किसके बारे में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हमने स्टार्ट किया था, लेकिन अब हमने पढ़ना है उसके ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, अब जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है ना वो हमने पढ़ने थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? तो वो टोटल अगर टाइप्स के हिसाब से बात करें ना, टाइप्स के हिसाब से बात करें तो वो टोटल 3 ग्लैंड्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक उसमें आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट के अलावा एक आता है सेमिनल वेसिकल, और एक हमारे पास होता है कूपर्स ग्लैंड। लेकिन ये सारे एक एक नहीं होते, मैं बस ऐसे कह रही हूँ एक ग्लैंड। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये होते हैं 2 तादाद में, सेमिनल वेसिकल एक होता है, और जो कूपर्स ग्लैंड है ना वो भी 2 है। मतलब अब ये मैंने बताया टाइप्स के हिसाब से कि 3 ग्लैंड है, लेकिन अगर हम टोटल बात करें ना तो टोटल होते हैं 5 ग्लैंड। ठीक है, अब क्यों 5 इसलिए क्योंकि ये भी पेयर्ड है और ये भी पेयर्ड है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी सिक्रेशंस क्या क्या होती हैं। पहले बात करेंगे सेमिनल वेसिकल की। तो जो सेमिनल वेसिकल है, ये जो ग्लैंड है ना ये मौजूद होता है लेटरल साइड के ऊपर। ठीक है, किसकी? लेटरल साइड के ऊपर। ये जो मेरे पास पीनस होता है ना, पीनस से क्या मुराद है? पीनस से मुराद है कोपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, कोपुलेटरी ऑर्गन क्या होता है? अब कोपुलेटरी ऑर्गन से मुराद है वो वाला ऑर्गन जो कि फीमेल की बॉडी में स्पर्म्स ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो मैंने भी बोला इसको कहते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात कर रही थी कि जो सेमिनल वेसिकल है वो किस साइड पे मौजूद होता है? लेटरल साइड पे। इसकी सिक्रेशन की बात करते हैं तो इसके अंदर एक तो फ्रक्टोज होता है। ठीक है, फ्रक्टोज के अलावा यहाँ पे वेजिकुलेज होता है। वेजिकुलेज जो है ना वो एक एंजाइम का नाम है। ठीक है, जो एंजाइम होता है इसका काम क्या होता है? इस एंजाइम का काम ये होता है कि इसने जो सीमन है ना उसका जो फ्लूडिटी है उसको थोड़ा थिक करना है, हम ये कह सकते हैं। और जो फ्रक्टोज है ना वो एक मोनोसैकेराइड है, जैसे हमारे पास ग्लूकोज होता है उसी तरह फ्रक्टोज होता है। और जो फ्रक्टोज होता है ना वो बहुत ज़रा स्वीट है टेस्ट के अंदर। ठीक है, लेकिन ये वाली जो शुगर है ना, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है तो वो एक रेस्पिरेटरी शुगर है, मोनोसैकेराइड है। जो फ्रक्टोज है वही मोनोसैकेराइड है। अब मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड वगैरह का कंसेप्ट ये, जैसे मेरे पास सुक्रोज है। ठीक है, तो जो सुक्रोज है अगर मैं उसको तोड़ूंगी ना तो ये मजीद छोटी छोटी शुगर्स बना देगा। लेकिन जो मोनोसैकेराइड होता है ना, क्योंकि ये डाइसैकेराइड है, जो मोनोसैकेराइड होता है ना उनके अंदर ये होता है कि उनको अगर हम तोड़ेंगे ना तो जो नेक्स्ट चीज़ बनेगी वो कार्बन बन सकती है, हाइड्रोजन बन सकती है, ऑक्सीजन बन सकती है, लेकिन कोई शुगर नहीं बनेगी। तो ऐसे जो होते हैं उनको कहते हैं मोनोसैकेराइड। तो ये भी मोनोसैकेराइड होता है, ये बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। और ये जो है ना ये होता है फ्रूट शुगर, मतलब ये फ्रूट्स के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर मौजूद होता है। अब इसके अलावा इसके अंदर और भी एक चीज़ होती है उसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है उसका क्या काम है? अब देखो पहली बात हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि वो कहाँ पे हो रही होती है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है। तो अब देखो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है ओवरी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से जाके ये मेरे पास आ रहती हैं फैलोपियन ट्यूब्स, यहाँ पे जाके होती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी ना तो यहाँ पे जैसे स्पम्स आएंगे, ठीक है, तो उनकी जो है ना एंटीपेरिस्टालसिस होगी इस पोर्शन के अंदर। तो वो जो एंटीपेरिस्टालसिस है वो कौन करवाता है? वो करवाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब हमें जो चीज़ भूलती है ना यहाँ पे, वो ये भूलती है कि इसकी सिक्रेशन है क्या क्या। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, फ्रुक्टोज है और वेजिकुलेज है। और अगर हम इसको याद करें तो हम वो कैसे करेंगे? वीपीएफ। ठीक है, अब इसके अलावा जो अगली चीज़ है हमारे पास वो कौन से ग्लैंड्स हैं? वो हमारे पास आ रहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड तो दांत के अंदर कितने मैंने बताए? 2 बताए हैं। ठीक है, तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी जो सिक्रेशन, अच्छा मैंने एक चीज़ नहीं बताई इनकी, वो नहीं बताई, पीएच नहीं बताई। जो सेमिनल वेसिकल है उसकी जो पीएच होती है वो होती है 7.4। ये पीएच कितनी है? स्लाइटली अल्कलाइन है, बस मतलब थोड़ी सी अल्कलाइन है, ज़्यादा नहीं है, स्लाइटली अल्कलाइन पीएच है। और अगर इसकी बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की तो उसकी जो सिक्रेशन होती है वो क्या क्या होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है? ये प्रोड्यूस करता है सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट के अलावा कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल के अलावा साल्ट्स। अब इसको कैसे किस तरह याद करना है? इसको इस तरह याद करना है CCS। एक चीज़ होती है CSS, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे है CCS। ठीक है, अच्छा अब जो सिट्रेट होता है ना, सिट्रेट और इसके अलावा ये जो फ्रक्टोज था यहाँ पे, ये फ्रक्टोज, इन दोनों का काम ही होता है, इन्होंने जो स्पम्स होते हैं ना सीमन के अंदर, ठीक है, उसको न्यूट्रिएंट्स देने होते हैं। क्या देने होते हैं? न्यूट्रिएंट्स के तौर पे काम करना होता है। और साल्ट्स वगैरह ने हमें पता है पीएच वगैरह मेंटेन करनी होती है। अब इसकी जो वो है हमारे पास पीएच, वो कितनी है? तो वो होती है 6.2 to 6.4। अब हमें पता है 7 पे आके हो जाता है न्यूट्रल, तो ये कितनी है? स्लाइटली एसिडिक है, थोड़ी सी एसिडिक है। अब हम ये भी देख सकते हैं कि जो सीमन है उसके अंदर कोई भी पीएच है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर एसिडिक है तो वो भी ज़्यादा नहीं है, और अगर वो है बेसिक है तो वो भी ज़्यादा नहीं है। कूपर्स ग्लैंड की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? कूपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है इसका काम ही होता है इसने म्यूकस प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, म्यूकस जो है वो क्या करेगा? म्यूकस जो है वो वहाँ पे जो है ना उस सारे मीडियम को एक तरह से हम कह सकते हैं कि लुब्रिकेट करेगा। ठीक है,
इसकी पीएच कितनी होती है, इसने इसने सिर्फ म्यूकस ही प्रोड्यूस करना है। इसकी पीएच कितनी होती है, इसकी पीएच होती है 7.2। इसकी भी जो है वो कितनी है, स्लाइटली बेसिक है। लेकिन अगर सेमिनल वेजिकल की बात करें तो उससे इसकी पीएच क्या है, कम बेसिक है, कम बेसिक है किसकी, कोपर्स ग्लैंड की, ठीक है। और इसकी जो है वो क्या ज़्यादा है थोड़ी, ठीक है, ज़्यादा बेसिक है। अच्छा, अब उसके अलावा जो नेक्स्ट हमने बात करनी है वो मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास है पीनस, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। आगे मैं दोबारा इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी। और ये जो है मेरे पास कौन सा ग्लैंड है, देखो अब ये कितने हैं, 2 हैं। अब अगर ये तादाद के अंदर 2 हैं तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये कैसा ग्लैंड है हमारे पास, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना एक साइड पे, लेटरल साइड पे मौजूद होता है सेमिनल वेजिकल, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक कोपर्स ग्लैंड आ गया, यहाँ पे दूसरा कोपर्स ग्लैंड आ गया। और यहाँ पे हमारे पास होती है ग्लैंस पिनस, ग्लैंस पिनस भी मैं बताती हूँ बात एक, ठीक है। ये जो है हमारे पास यहाँ पे आती है यूरिथ्रल ओपनिंग। जो ये है ना, ये वाली जो डक्ट है इसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और ये जाके ओपन होगी यूरिथ्रा के अंदर। अब जब ये यूरिथ्रा के अंदर ओपनिंग ओपन हो रही है, यहाँ से ये यूरिनरी ब्लैडर से आएगा यूरिन, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे क्या आ रहा होता है, इससे आ रहा होता है वो सीमन आता है, ठीक है। अब जो हमारे पास ये तीनों ग्लैंड है ना, ये प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेजिकल और कोपर्स ग्लैंड, इनकी सिक्रेशन को कलेक्टिवली कहते हैं सेमिनल फ्लूइड, ठीक है। जो सेमिनल फ्लूइड है वो ये बना रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा ये बना रहा है, ये बना रहा होता है 70%, 60 to 70% बना रहा होता है, ठीक है। और अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो वो बना रहा होता है 30%, ठीक है। तो अब देखो सबसे ज़्यादा ये बना रहा है और इसका नाम क्या है, सेमिनल वेजिकल। तो इसी वजह से हम सेमिनल के बेस पे इसको सेमिनल फ्लूइड ही कहते हैं, मुझे ये लगता है। अब ये जो है ना, इसके अंदर यहाँ ये यूरिनरी ब्लड से आएगा यूरिन, और यहाँ से इसके अंदर क्या आ जाएगा, सीमेन। अब जब दोनों दोनों चीज़ों के लिए एक ही डक्ट है, एक ही जो है मतलब ओपनिंग मौजूद है, ठीक है। अब जहाँ पे एक ही हो ना, उसको हम क्या कहते हैं, कि वो क्या है, वो हमारे पास होती है यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। यूरिनोजेनिटल डक्ट जो है उससे मुराद होता है कॉमन डक्ट हो जो, ठीक है। इस डक्ट का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इजैकुलेटरी डक्ट। अच्छा, अब जो सीमन है ना उसकी पीएच कितनी होती है, सीमन की पीएच होती है 7.4, ठीक है। जो कि किसकी होती है, सेमिनल वेजिकल की होती है। लेकिन सीमन की भी कलेक्टिवली कितनी होती है, 7.4। अच्छा, ये अगर मैं पीनस का क्रॉस सेक्शन करूँ ना, ये ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो मसल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये वाले जो दो है ना, इनको कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम। और जो कॉर्पस कैवर्नोसम होता है ना, इसके अंदर मौजूद होता है इरेक्टाइल टिश्यूज़, ये इरेक्टाइल टिश्यूज़ होंगे इसके अंदर। और ये जो पीनस है ना, ये सॉरी ये है पीनस, ठीक है। ये जो पीनस होती है ना, ये होती है मस्कुलर, ठीक है, एक मस्कुलर सा स्ट्रक्चर है। और इसके दरमियान में क्या मौजूद होता है, इसके दरमियान में मौजूद होता है यूरेथ्रा, ठीक है। यहाँ पे यूरेथ्रा की ओपनिंग मौजूद होगी, ठीक है। अब इसके इर्द गिर्द वाला ये जो पोर्शन है ना, ग्लास पीनस भी इसी ने बनानी है। कॉर्पस कैवर्नोसम ये है, और इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है कॉर्पस स्पेंजियोसम, ठीक है। अब मैंने बताया कि कॉर्पस कैवर्नोसम के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, इरेक्टाइल टिश्यूज़ मौजूद है। इरेक्टाइल टिश्यूज़ का काम क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यूज़ का काम ये होता है कि जैसे ही वो ब्लड के साथ फिल होता है ना, वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ब्लड के साथ फिल होंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, सेक्सुअल एक्साइटमेंट। और इस चीज़ को कंट्रोल कौन सा कर रहा होता है, मतलब ब्रेन का कौन सा पार्ट होता है, तो वो होता है एमिगडाला, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ग्लास पीनस के ऊपर। तो जो ग्लास पीनस होता है ना, उसके इर्द गिर्द जो स्किन होती है, जैसे अब यहाँ पे जो स्किन होगी ना, उसका नाम होता है प्रीप्यूस, ठीक है। प्रीप्यूस के अलावा उसका एक और नाम होता है, उसको कहते हैं फोर स्किन, ठीक है। ये इसका नाम क्या है, फोर स्किन है, ठीक है। मैं यहाँ पे दोबारा बना देती हूँ। ये जो स्किन है इसको क्या कह देंगे, प्रीप्यूस, या फिर क्या कह देंगे, फोर स्किन। अब ये जो प्रीप्यूस और फोर स्किन के दरमियान और जो ग्लास पीनस है, इन दोनों के दरमियान जो जगह मौजूद है ना, उसको वहाँ पे ना ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, उसको कहते हैं प्रीपिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी परप्यूचुअल ग्लैंड, ठीक है, परप्यूचुअल ग्लैंड। अभी जो परप्यूचुअल ग्लैंड होता है, जैसे हमारे पास वो नहीं होता सिबेशियस ग्लैंड, ठीक है, तो वो एक सिक्रेशन पैदा कर रहे होते हैं सीबम। इसी तरह परप्यूचुअल ग्लैंड एक सिक्रेशन पैदा कर रहे होते हैं, उसको कहते हैं स्मैग्मा। अब जो स्मैग्मा है ना, वो सीबम की तरह है, लेकिन वो थोड़ी सी मॉडिफाई हुई हुई है स्मैग्मा, ठीक है। और इसके जो लेयर होते हैं ना, ये बिल्कुल ऑयली लेयर होती है। अब इसको जो प्रोप्यूस है, जो फोर स्किन है, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब जो उसको रिमूव करना है उसको क्या कहते हैं, सर्कमसीजन। और सर्कमसीजन जो है ना, असल में ये खत नहीं है, ठीक है। तो ये इस स्किन को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना एक बार फिर से टेस्टिस बनाती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, पहले टेस्टिस आएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाएगा सक्रोटम। और यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ होगी, ये मेरे पास होगा एपिडिडेमस। और ये वो पार्ट है जो कि कोडा एपिडिडेमस। और यहाँ पे स्पर्म जो है वो मेच्योर हो रहे होते हैं, यानी स्पर्मियोजेनेसिस हो रही होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो है ये वैस रेफरेंस है, ठीक है। हमें पता है कि ऊपर जो है ना वो एक कैनाल आती है जो कि एब्डोमिन की तरफ जा रही है, मतलब ऊपर एब्डोमिन है और ये नीचे क्या है, सक्रोटम या टेस्टिस है, ठीक है। और इस कैनाल का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इंग्वल कैनाल, ठीक है। इंग्वल कैनाल इसको कहते हैं। अच्छा, इंगल कैनाल से यहाँ से ये पास करेगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे पास जो है ना यूरेटर आएंगे, जो भी हमारे एब्डोमेन के अंदर मौजूद है। यहाँ पे फिर जो यूरिनरी ब्लैडर है वो आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जो है ना यूरेथ्रा निकलेगा, ठीक है। और उसके इर्द गिर्द क्या मौजूद होगा, उसके इर्द गिर्द मौजूद होगा पीनस, ठीक है।
ये मेरे पास यूरेथ्रा है और यहाँ से ये पीनस है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लास पीनस बनेगी और ग्लास पीनस के बाद यहाँ पे आ जाएगी यूरेथ्रल ओरिफाइस, ठीक है। अब यहाँ से जो है ना ये जो हमारे पास वास डिफरेंस है ये एपिडिडेमस है और ये वास डिफरेंस, जब मतलब एपिडिडेमस जो है वो उसकी कॉइलिंग खत्म होती है ना तो वो एक सर्टेड सा स्ट्रक्चर बनता है, उसको कहते हैं वास डिफरेंस। और ये जो है इसके इर्द गिर्द घूमेगा, किसके इर्द गिर्द, यूरेटर के इर्द गिर्द घूम के यहाँ से पास करेगा, ठीक है। पास करने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या था, सेमिनल वेजिकल था। सेमिनल वेजिकल किसके साथ जुड़ा था, वो जुड़ा था इजैकुलेटरी डक्ट के साथ। अब ये जो ये ना मेरे पास वास डिफरेंस ये यहाँ से जाके एंटर करेगा किसके अंदर, इजैकुलेटरी डक्ट में। और जो यहाँ से इजैकुलेटरी डक्ट, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या था, स्पर्म्स मैच्योर हो रहे थे, ठीक है। मैच्योर होने के बाद अब जब स्पर्म्स इमेच्योर होते हैं ना तो उनको हम स्पर्म्स नहीं कह सकते, उनको हम कह सकते हैं स्पर्म सेल्स, ठीक है। और जैसे वो मैच्योर होते हैं तो उसके बाद में उसे क्या कह सकते हैं, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो जो स्पर्मेटोजोआ वो यहाँ से मूव करेगा, ठीक है। मूव करने के बाद वास डिफरेंस में जाएगा, वास डिफरेंस से मूव करके वो किसके अंदर आ जाएगा, इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर, ठीक है। और इजैकुलेटरी डक्ट से वो किसके अंदर जाएगा, वो जाएगा यूरेथ्रा की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे इसी वजह से मैंने बताया इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि उसके अंदर वो क्या हो रहा होता है, इसकी जो हार्मोन्स वगैरह वो सारा किस तरह काम कर रहे होते हैं। तो पहले सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ प्रोड्यूस होती है ना वो होता है हाइपोथैलेमस, उससे एक चीज़ प्रोड्यूस होती है, उसको कहते हैं GnRH, ठीक है। GnRH से क्या मुराद होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब वो वाली चीज़ जिसने गोनाडोट्रोपिन को रिलीज़ करवाना है, इसने रिलीज़ करवाना है, ये खुद गोनाडोट्रोपिन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये जाके लगेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब जो पिट्यूटरी का पहला लोब है ना, एंटीरियर लोब उसके ऊपर लगेगा। अब जो पिट्यूटरी होता है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग के अंदर मौजूद है ग्लैंड, ठीक है। उसके ऊपर एक और लोब होता है, एक ऐसा लोब होता है जो कि जो है ना ऐसा होता है कि हम उसे ये कह ही नहीं सकते वो लोब है, वो क्यों नहीं कह सकते मैं बताती हूँ। वो वैसे होता है पोस्टीरियर, ठीक है। तो इसको हम क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसको जो हाइपोथैलेमस है ना वो एक्टिवेट कर रहा होता है सारों को, ठीक है। मतलब वैसे भी टेम्परेचर का भी सेट पॉइंट है, तो ये जो है ना चीज़ों को एक्टिवेट कर रहा है, फोर ब्रेन का पार्ट है, ठीक है। अब जो पोस्टीरियर लोब है ना उसको हम लोब इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उसने दो प्रोड्यूस करने हैं, ADH, ठीक है, और ADH के अलावा ऑक्सीटोसिन। और ये दोनों हार्मोन हमें पता है कि ये हाइपोथैलेमस बना रहा होता है, ठीक है। अब अगर हाइपोथैलेमस बना रहा है तो इसका मतलब है कि जो पोस्टीरियर लोब है उसका अपना कोई हार्मोन या अपना कोई जाती नहीं है, तो इस वजह से हम इसे कह ही नहीं सकते कि ये ग्लैंड है, ठीक है। अब जो एंटीरियर लोब है उसने क्या प्रोड्यूस करना है, उसने प्रोड्यूस करना है गोनाडोट्रोपिन्स। अब गोनाडो से क्या मुराद है, गोनाडो से मुराद है गोनेड्स, और ट्रोपिन से क्या मुराद है, इससे मुराद है ग्रोथ। तो ये गोनाडोट्रोपिन इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है वो वाले हार्मोन्स जो कि गोनेड्स की क्या करवाएंगे, ग्रोथ करवाएंगे, ठीक है। गोनेड्स की ग्रोथ करवाएंगे। तो वो कौन कौन से होते हैं, ये दो हमारे पास इस तरह के हार्मोन होते हैं, एक होता है FSH और एक होता है LH। LH से मुराद होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो पहली बार फीमेल्स के अंदर डिस्कवर हुआ था, इसलिए इसका जो है ना स्पेशली फीमेल्स के साथ ही एसोसिएट कर दिया गया। लेकिन जो मेल है उसके केस में इसका नाम है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब जो हमारे पास है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहाँ पे क्या हो रही होती है स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कहाँ पे मौजूद है, ये मेरे पास जो है ना मौजूद है टेस्टिस, ठीक है। और इसके अंदर मौजूद होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है उसके अंदर मौजूद होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और जो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल है ना उसके अंदर टोटल 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं, और टोटल 10 से लेकर 20 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। मतलब अगर 10 से लेकर 20 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं तो एक लोब्यूल के अंदर कितनी है, एक लोब्यूल के अंदर हमारे पास होती हैं सॉरी 250 to 300 होता है, ठीक है। 250 to कितने होते हैं, 300 सेमिनिफेरस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, और एक लोब्यूल के अंदर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल 900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आती हैं पर टेस्टिस, और जब हमारे पास टोटल 2 टेस्टिस हैं तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 1800 जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास क्या 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 चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं, FSH और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मेरे पास है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का मैंने क्या किया हुआ है क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब जो इसके साइड पे लेयर होती है ना ये जिसको मैं कह सकती हूँ एपिथेलियम, ठीक है। इस एपिथेलियम के ऊपर जो सेल्स मौजूद होते हैं ना जर्माइनल एपिथेलियम कहते हैं उसको, ठीक है। और जो जर्माइनल एपिथेलियम के सेल्स हैं इनको जर्म सेल्स भी कह सकते हैं, इसके अलावा इसको कह सकते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, ठीक है। और इसके अलावा ये जो मेरे पास है ये क्या मौजूद है, ये है सर्टोली सेल्स, ठीक है। सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम होता है नर्व सेल्स, और तीसरा नाम होता है सस्टेंटिकुलर सेल्स, ठीक है। सस्टेंटिकुलर का मतलब होता है सपोर्ट करने वाला, तो ये सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। और इसके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं लिडिक सेल्स, या जिसको लिडिक सेल्स का दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल। अब जो FSH है ना उसने यहाँ पे आके एक्ट करना है इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। FSH ने किसके ऊपर एक्ट करना है, ये देखो FSH जो है ना वो 2 सेल्स के ऊपर एक्ट कर रहा है। कौन कौन से सेल हैं, एक है मेरे पास स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, ठीक है। और स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के अलावा दूसरे कौन से हैं, दूसरे हैं सर्टोली सेल्स, ठीक है। सर्टोली सेल्स भी आगे, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स भी आगे, दोनों आगे, ठीक है। अब जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स है ना ये भी डिप्लॉयड होते हैं
और जो सर्टोली सेल्स हैं ये भी डिप्लॉयड रहते हैं, ठीक है। अब जैसे इनके ऊपर आके जो FSH एक्ट करेगा ना, तो ये भी डिवाइड करेंगे और ये भी डिवाइड करेंगे, और दोनों माइटोसिस से डिवाइड करेंगे, ठीक है। पहले ये पहले माइटोसिस से डिवाइड करेगा और ये भी पहले माइटोसिस से डिवाइड करेगा, ये बाद में मियोसिस से करेगा, लेकिन ये बाद में भी मियोसिस से नहीं करेगा। और ये सारा टाइम डिप्लॉयड रहता है, लेकिन ये सारा टाइम डिप्लॉयड नहीं रहता, ये बाद में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये माइटोसिस से डिवाइड कर रहा है, तो इसने जो है ना नेक्स्ट अपनी ग्रोथ कंटिन्यू रखनी है, ठीक है। जो स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं उनकी देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल लफ्जों में मैं जम सेल्स लिख रही हूँ, तो जो जम सेल्स हैं वो क्या डिप्लॉयड है, और जो माइटोसिस होगी, माइटोसिस से ये नेक्स्ट जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर। और जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, हमेशा एक बात याद रखें, जहाँ भी प्राइमरी का लफ्ज आ जाए ना, वो वाला सेल हमेशा डिप्लॉयड ही होता है, तो ये भी डिप्लॉयड होगा। वैसे भी ये माइटोसिस से बना है, और माइटोसिस जो है वो सेम रखती है चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगी मियोसिस 1, और जो मियोसिस 1 होती है वो कैसे डिवीजन होती है, रिडक्शन डिवीजन होती है, मतलब उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मैं क्या कहूँगी, इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। अब उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे तो मेरे पास हो जाएगी मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 2 होगी तो उसकी वजह से हमारे पास 4 स्पर्मेटोइड्स बनेंगे, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म सेल्स, ठीक है। तो उनकी नेक्स्ट क्या होगी, स्पर्मियोजेनेसिस। अब जब स्पर्मियोजेनेसिस होगी तो 4 स्पर्म्स बनेंगे, ठीक है। और जो स्पर्म्स हैं उनकी खास बात ये होती है कि उनके अंदर एक तो वो नहीं हो रही होती, साइटोप्लाज्म बहुत थोड़ा होता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म बहुत थोड़ा होने के साथ साथ उनके पास एक टेल मौजूद होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म नहीं होता, टेल मौजूद होती है। और जो हमारे पास एक स्पर्म सेल होता है ना, या सॉरी स्पर्म होता है ना, स्पर्मेटोजोआ, उसके ऊपर एक हेड मौजूद होता है। वो जो हेड होता है ना, उसके ऊपर होता है एक्रोसोम। जो एक्रोसोम होता है उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। उन एंजाइम्स का काम क्या होता है, देखो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एक एग, ठीक है। अब जैसे इसने जाकर उसे फर्टिलाइज करना है ना, तो उसके गिड प्रोडक्शन के लिए एक लेयर मौजूद है, उस लेयर को कहते हैं जोना पेलोसिडा, ठीक है। जो जोना पेलोसिड है ना, उसको ख़त्म करने के लिए इसने अपने जो एक्रोसोम है उसके अंदर से निकालने हैं एंजाइम्स। उसके अंदर जो पहला निकलेगा ना, वो मैं कह देती हूँ उसे हाइलुरोनिक एसिड है, ठीक है। हाइलुरोनिक एसिड है, ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ना, ये निकलेगा और इस जो जोना पेलोसिड है ना, इसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो जाएगा ना अंदर, वो जाएगा सिर्फ और सिर्फ हेड। उसके बाद नेक पीस आएगा, और ये मतलब नेक और मिड पीस आ जाएंगे। तो जब मिड पीस है ना, इसके अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रिया का ग्रुप है उसको कहते हैं निबेनकण, ठीक है। निबेनकण कहते हैं। वो सारी चीज़ बाहर आ जाएगी। जब वो सारी चीज़ बाहर आ जाएगी तो नीचे एंड पे क्या मौजूद होता है, नीचे एंड पे मौजूद होती है टेल, ठीक है। ये वाली सारी चीज़ें आ जाएगी बाहर, सिर्फ हेड अंदर जाएगा। तो हम इसीलिए कहते हैं कि जो एक बेबी होता है ना, उसके अंदर सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया आते हैं, उसकी मदर की बॉडी से, फीमेल से आते हैं, मेल से नहीं आते, क्योंकि मेल वाले सारे कहाँ रह जाते हैं, बाहर रह जाते हैं। तो जब उसका जाइगोट बनेगा, वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो जो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया वो इधर एग से आएंगे, इधर से कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, ये सर्टोली सेल्स भी होगी। अब जो हमारे पास लिडिक सेल्स है ना, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, लिडिक सेल्स ने क्या काम करना है। तो जो लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल है ना, यहाँ पे आके जो एंजाइम हार्मोन एक्ट करेगा, वो होगा इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, इसने क्या करना है, इसने लिडिक सेल्स के ऊपर आके एक्ट करना है, जिससे लिडिक सेल्स ने एक हार्मोन प्रोड्यूस करना है, उसको क्या कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन ये प्रोड्यूस करेंगे। टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, उसने सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। और इसके अलावा उसने जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, उसको भी जो है ना स्पॉट करना है, ठीक है। उसको स्पॉट भी करेगा, वो भी थोड़ा स्पॉट करेगा, सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स भी बनाएगा। उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है लो पिच्ड वॉइस। लो पिच्ड वॉइस को हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं ग्रेव साउंड, ठीक है। ग्रेव साउंड से क्या मुराद है, भारी आवाज़, ठीक है। और जो मेल्स के अंदर अग्रेशन की वजह होती है ना, वो भी कह देते हैं कि ये होती है। और इसके अलावा और क्या चीज़ होती है, इसके अलावा ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स आ जाएंगी, ठीक है। और बोन्स का स्ट्रॉन्ग होना, मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। ये टेस्टोस्टेरोन के काम है। जो टेस्टोस्टेरोन है, मैंने भी बताया कि वो क्या कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस को। वो कैसे करता है, वैसे सपोर्ट करता है। तो देखो ये मेरे पास बाहर ना लिडिक सेल्स जिन्होंने टेस्टोस्टेरोन बनाई है, मेरे पास अंदर वाले कौन से सेल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स, ठीक है। सर्टोली सेल्स है ना, उनके ऊपर पहले बात करते हैं, फिर मैं बताती हूँ कैसे सपोर्ट करता है। जो सर्टोली सेल्स होते हैं ना, वो 2 हार्मोन्स वो भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। वो कौन से हार्मोन्स होते हैं, एक हमारे पास होता है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। और एक होता है इनहिबिन, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर। जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है ना, उसने असल में क्या करना है, यहाँ पे सर्टोली सेल ने प्रोड्यूस की एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इसने जो है ना टेस्टोस्टेरोन के साथ कंबाइन करना है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो लिपिड नेचर का, वो अंदर नहीं आ सकेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है ना, वो यहाँ पे आएगी, जो टेस्टोस्टेरोन है उसको अंदर लाएगी, और यहाँ पे फिर आगे टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनिक सेल्स के ऊपर एक्ट करेगा, और जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ना, उसकी जो है उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब जो इनहिबिन है, उसका क्या काम है, जैसे हमारे पास जो है स्पर्म्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, तो जो इनहिबिन है वो प्रोड्यूस होगा। इनहिबिन प्रोड्यूस होकर क्या काम करेगा,
एनिमन प्रोड्यूस होगा और प्रोड्यूस होने के बाद जाकर जीएनआरएच के ऊपर यानी जो हाइपोथैलेमस है उसके ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है। जैसे ही हाइपोथैलेमस के ऊपर एक्ट करेगा तो जो गोनाडोट्रोपिन्स है ना वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। जब गोनाडोट्रोपिन्स प्रोड्यूस नहीं होंगे ना एफएसएच आएगा ना ही आईसीएसएच आएगा, ठीक है। और जब ये दोनों चीज़ें नहीं आएंगी तो फिर कोई भी मतलब कोई भी चीज़ नहीं प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये सारा कुछ टेम्परेरी है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस होना बंद ही हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टेम्परेरी बंद हो जाएंगी प्रोड्यूस होना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्पर्म्स के ऊपर, ठीक है। तो इनकी जो टोटल तादाद होती है, मतलब अगर सीमन की बात करें तो उसके अंदर तो मैंने बताया हुआ है कि उसके अंदर जो है ना 10% क्या मौजूद होते हैं, 10% मौजूद होते हैं स्पर्म्स, ठीक है, और स्पर्मेटोजोआ कह सकते हैं। और इसके अलावा 90% उसमें मौजूद होता है सेमिनल फ्लूइड, जो कि सारी की सारी जो ग्लैंड्स हैं उनका कलेक्टिव सिक्रेशन है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास क्या बना रहता है, सीमन। अब जो सीमन है उसके अंदर जो है हमने बात करनी है कि वो कितना प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक इजैकुलेशन के ऊपर तो 3 to 4 मिलीलीटर जो है ना 3 to 4 मिलीलीटर जो है सीमन प्रोड्यूस होता है पर इजैकुलेशन। एक बार इजैकुलेट हो तो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 3 to 4 मिलीलीटर। अब हम स्पर्म्स की बात करते हैं कि वो कितने प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो जो स्पर्म्स है उनकी कितनी तादाद होती है, उनकी तादाद होती है 20 to 120 मिलियन, ठीक है, 1 मिलीलीटर के अंदर। 1 मिलीलीटर के अंदर कितने हैं, 1 मिलीलीटर के अंदर 20 to 120 मिलियन। अब अगर हम इसको मतलब ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए ना एक एक वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं। मैं फर्ज कर लेती हूँ भाई कि जो है ना 3 मिलीलीटर होता है, 4 मिलीलीटर नहीं होता, ठीक है। मतलब हम बस अभी समझने के लिए कह रहे हैं, वैसे ऐसा नहीं है। और यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करती हूँ कि भाई 20 मिलियन जो है वो नहीं होता, सिर्फ 120 मिलियन होता है, ठीक है। तो अब 120 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 380 मिलियन, ठीक है, 380 मिलियन। अब इससे मुराद ये है कि अगर हमारे पास टोटल 3 मिलीलीटर है और 1 मिलीलीटर के अंदर 120 मिलियन स्पम्स हैं, तो टोटल 3 मिलीलीटर के अंदर कितने स्पम्स होंगे। तो जो है ना 3 मिलीलीटर उसके अंदर आ जाते हैं 380, यानी 400 मिलियन स्पम्स प्रोड्यूस होते हैं किसके अंदर, एक इजैकुलेशन के अंदर, ठीक है। एक बार जब इजैकुलेशन होती है तो 400 मिलियन स्पम्स ऑलमोस्ट प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है उसको कहते हैं वेजेक्टोमी। वेजेक्टोमी से क्या मुराद है, वेजेक्टोमी से मुराद है कि फैमिली प्लानिंग के तहत एक काम जो है ना उसको कहते हैं वेज डिफरेंस, ठीक है। वेज डिफरेंस जो है उसको काट देना फैमिली प्लानिंग के तहत। अब जब वेज डिफरेंस अगर कट जाएगी तो क्या होगा, तो अगर स्पर्म्स प्रोड्यूस भी होंगे ना तो वो उसके जो है वो उसके डक्ट में नहीं आएंगे, वो जो उसकी यूरेथ्रल ओपनिंग है वहाँ तक नहीं आएंगे, ना इसकी जैकुलेटरी डक्ट तक आएंगे। तो जो है ना वो उसके अंदर हम ये कह सकते हैं नो स्पर्म्स, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इसी तरह से एक और केस भी होता है, उसको कहते हैं एजोस्पर्मिया, ठीक है। जो एजोस्पर्मिया उससे क्या मुराद होता है, उससे मुराद है नो स्पर्म्स एट ऑल, ठीक है। जब ये वाला केस होगा ना नो स्पर्म्स एट ऑल वाला, तो ये किसके अंदर होता है, ये होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। इससे नो स्पर्म्स से मुराद है बिल्कुल जीरो पे आ जाना, ठीक है। अब मैं एक और केस बताऊंगी, उसमें होते हैं प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वो थोड़े होते हैं, और उसको हम कैसे कह सकते हैं कि वो एक अनहेल्दी केस है, ठीक है। तो वो क्या है, वो हमारे पास होता है ओलिगोस्पर्मिया। जो ओलिगोस्पर्मिया ना उसके अंदर जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी तादाद होती है 20 मिलियन से कम, ठीक है। अब देखो मैंने बताया कम से कम कितनी होनी चाहिए, 20 मिलियन, ठीक है। लेकिन अगर 20 मिलियन से कम हो जाए, लाइक 10 मिलियन है, तो वो क्या, वो एक अनहेल्दी केस है। तो वो क्या होंगे 10 मिलियन मतलब 20 मिलियन स्पर्म से जो है वो क्या होंगे, लेसर लेसर होंगे। तो जैसे अगर मैं बात करूँ 10 मिलियन है तो वो क्या है, वो एक अनहेल्दी वाला केस हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया। एक और चीज़ होती है उसको कहते हैं कैस्ट्रेशन, ठीक है। कैस्ट्रेशन से क्या मुराद है, कैस्ट्रेशन से मुराद है डिस्ट्रक्शन ऑफ टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस अगर ख़राब हो जाएंगी तो क्या होगा, स्पर्म्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस ही नहीं होगी, ठीक है। तो उसको जिन जिन मेल्स के अंदर ये चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कैस्ट्रेटेड मेल्स, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।